हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं ले आया हूँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास। आज हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है और उसकी सारी डिटेल के जानेंगे, क्योंकि ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें मतलब काम जो है वो कंटिन्यू होता है। कब? एज ए पास्ट में शुरू होता है और फ्यूचर की ओर को जाता है, यानी कि प्रेजेंट में रनिंग होता है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस के बारे में हम जानेंगे। मेरे साथ बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हूँ रिजवान, आपकी हेल्प करूँगा आपको सारे टेंस के जितने भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने में, क्योंकि आपके जितने भी इंग्लिश से रिलेटेड एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनमें सभी में इंग्लिश का जो पोर्शन होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके सिलेक्शन की एक गारंटी दिलाता है। तो मेरे साथ बने रहें, मैं लेकर के आता हूँ और मेरे वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो देखो सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता क्या है। सबसे पहले हम बेसिक तरीके से कुछ पॉइंट्स पर जानकारी करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके रूल्स क्या क्या है, इससे एरर कैसे बनेंगे, एरर्स कैसे बनेंगे। तो इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हीं पे अक्सर डिस्कस करना है। ओके, तो सबसे पहली बात है डेफिनेशन। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो डेफिनेशन है, एक तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट एक वो एक्शन है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस is the tense in which the action is running past to future in present। इट मीन्स ये हुआ कि देखो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक वो टेंस है जिसमें कोई भी एक्शन, कार्य जो है वो चल रहा है, होता है पास्ट से फ्यूचर की ओर को इन प्रेजेंट, प्रेजेंट के अंदर। यानी प्रेजेंट टेंस में एट द स्पीकिंग ऑफ टाइम। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट को आप जैसे क्लियर करके समझ लो। जैसे पॉइंट नंबर ए, एट द स्पीकिंग टाइम। एट द स्पीकिंग टाइम यानी कि जब आप बोलते हैं उस वक्त काम चलता है। क्लियर। नेक्स्ट, दूसरी सेकंड बात ये है कि इसमें जो स्पीकर होता है, स्पीकर डज नॉट लाइक, स्पीकर डिसलाइक्स। मतलब जो स्पीकर होता है ना वो डिसलाइक्स करता है किसको, एक्शन को, किसके, सामने वाले के, यानी कि सब्जेक्ट के। एग्जाम्पल समझते हैं, आइए मेरे साथ। एग्जाम्पल जैसे शी इज प्लेइंग हॉकी, यू आर studying there। Number third, I am writing। So there are three सेंटेंस, there are three tense। और यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो गया कि यहाँ देखो इन तीनों सेंटेंस में शी इज प्लेइंग हॉकी, यानी कि इस टेंस में हमें ना ये देखना है कि जो इज है, इज प्लेइंग हो रहा है। तो इज प्लेइंग का मीनिंग क्या हुआ, एक तरह से फ्यूचर में जा रहा है, पास्ट से इसका एक्शन जो है यानी पास्ट में शुरू हुआ और फ्यूचर की ओर को इंक्रीज हो रहा है, यानी फ्यूचर की ओर को बढ़ा रहा है। तो ऐसा टेंस जो होता है जिसमें काम
पास्ट में तो शुरू होता है और फ्यूचर की ओर को जाता है एट द स्पीकिंग टाइम किसी भी सब्जेक्ट के, तो वो टेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। सो इन जैसे यू आर स्टडिंग देयर, आप वहाँ पर अध्ययन कर रहे हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं पता कि वो कब से अध्ययन कर रहा है, कि ये वाला आदमी कब से अध्ययन कर रहा है और कब तक करेगा, ये कोई डेफिनेट टाइम नहीं है दिया हुआ। लेकिन जब मैंने इनको देखा, बात की, तो ये अध्ययन कर रहे थे। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, बट कब से लिख रहा हूँ ये भी नहीं शो किया गया है, कब तक लिखूंगा ये भी नहीं शो किया गया है। इसका मतलब ये है एट द स्पीकिंग टाइम में क्या होता है, काम शुरू होता है। नोट करके मैं यहाँ पर एक लाइन देना चाहूँगा आप लोगों को, जो बड़ी प्यारी लाइन है, और ये लाइन आपको एक्सप्लेन करेगी कि इसमें ना तो पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, point of time and the period of time are not given। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई भी ना तो पॉइंट ऑफ टाइम यानी डेफिनेट टाइम और ना ही इनडेफिनेट टाइम, ठीक है, नहीं दिए गए होते हैं। क्यों? क्योंकि ये टेंस वो है जो बिना टाइम के आते हैं और बिना टाइम के रेफर करते हैं, बस यही एक डिफरेंस होता है। इसके रूल्स के बारे में मैं कुछ आपसे डिस्कशन करूंगा। व्हाट इज द रूल्स ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो देखो, बेसिक रूप से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो मेन चीज अभी तक आप देख रहे हैं वो ये है कि इज प्लेइंग, आर स्टडिंग, एम राइटिंग। देखो यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है इन सेंटेंसेस में। देखिए आप, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है यही हमारा कॉन्टिन्यूअस को रेफर करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक का जो स्ट्रक्चर है, मैं देखता हूँ कि एक स्ट्रक्चर जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक मास्टरपीस स्ट्रक्चर है, इंग्लिश का बेसिक है, बैकबोन है, और इसको इंग्लिश समझने के लिए हमें बिल्कुल अच्छे से समझना होगा, जानना होगा। और एवरी सेंटेंस में यानी एवरी टेंस में मैंने इसको लिखा है, और एवरी अगर टेंस को पढ़ना है तो हमें ये सीखना भी होगा। ओके, इसके बिना तो हम आगे नहीं जाएंगे। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए मैं आपके साथ जाऊंगा सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ, तो सो अब आप ये देख रहे होंगे कि देखो यहाँ पर वर्ब है तो वर्ब है, यहाँ पर भी, तो उसके बाद टू बी दे रखा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो कहीं कहीं पर आपके सामने ये चीज़ भी दी जाएगी, कहीं कहीं पर ये वाली चीज़ दी जाएगी। इसको समझ करके हम ये चीज़ सीखेंगे और इसे समझ करके हम ये वाली चीज़ सीखेंगे। इट मीन्स ये हुआ, इसका मतलब इट मीन्स ये हुआ, देखो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है, इज आर एम होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद अदर वर्ड्स होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल एक, माई ग्रैंड मदर इज आर एम telling me a story at night these days। सो दिस इज द सेंटेंस, दिस इज द टेंस। और ये टेंस देख करके आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आ रही होंगी, वेरी सिंपल, और चीज़ें आनी भी चाहिए। क्यों क्यों आनी चाहिए? उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि देखो ये पार्ट आपका सब्जेक्ट हुआ है, ये पार्ट आपका सब्जेक्ट बना इतना, उसके बाद में इज आर एम आपका एक हेल्पिंग वर्ब बना। लेकिन अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर क्या ये तीनों चीज़ें आएंगी इनके साथ में? तो मेरा आंसर डियर स्टूडेंट्स ये होगा आपसे कि देखो यहाँ पर तीनों नहीं आएंगी, सिर्फ ओनली वन का यूज़ किया जाएगा।
तो माई ग्रैंड मदर के साथ मैं यहाँ पर इज के साथ जाऊँगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे एम और आर क्रॉस कर दूंगा और यानी कि इनका यूज़ नहीं किया जाएगा, ओनली इज का यूज़ किया जाएगा। तो आपके माइंड में चल रहा होगा फिर इसका यूज़ क्यों किया जाएगा? इसका यूज़ इसलिए किया जाएगा क्यों? क्योंकि माई ग्रैंड मदर एक सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इसका यूज़ किया जाता है, ना कि आर का ना कि एम का। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आर का यूज़ कब किया जाएगा? अगर यहाँ पर माई ग्रैंड मदर के साथ अगर प्लूरल होती, माई ग्रैंड मदर्स अगर होती या कोई भी प्लूरल नाउन होता तो वहाँ पर आर का यूज़ होता, ना कि इज का यूज़ होता। जैसे माई ब्रदर्स, माई सिस्टर्स, माई अंकल्स, माई आंट्स एटसेट्रा। इस तरह से आपको प्लूरल के साथ में आर का यूज़ करना है और सिंगुलर के साथ में इज का। ये आपने अच्छे से सीख लिया। उसके बाद में एम का यूज़ कहाँ पर किया जाएगा? तो डियर स्टूडेंट्स, एम का यूज़ वहाँ पर होगा अगर जब आप आई का यूज़ करेंगे तो आई एम के साथ आ जाएगा। क्लियर? मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा और वैसे भी अब आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट, उसके बाद में टेलिंग। देखो टेल से बना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके आया। मी एक आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ए स्टोरी आपका हो गया, ठीक है, एट नाइट और दीज डेज। तो यहाँ पे जो ये वर्ड है आप कहेंगे सर आपने ये अंडरलाइन क्यों करा है? तो देखो अंडरलाइन मैंने इसलिए किया है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को रेफर करते हैं। उनमें से ही एक दीज भी है। तो दीज टाइम्स की बात, दीज डेज इन दिनों की बात की जा रही है। तो लेट अस सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा सेंटेंस ये ठीक है या गलत है। तो मैं कहूँगा कि आपका सेंटेंस आपका बिल्कुल राइट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं और देना चाहता हूँ आपके लिए। माई सिस्टर्स आर इज एम प्लस टेलिंग me a story at night these days। तो ये सेंटेंस भी फाइंड करना है। आगे आई एम प्लस टेलिंग मी टेलिंग हिम a story at night these days। तो यहाँ पे भी देखो जानना है कि कौन सा सेंटेंस आपका ठीक है। तो देखो ये भी ठीक है और आपका ये भी ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आई के साथ एम आएगा और माई सिस्टर्स के साथ में आर का यूज किया जाएगा और यहाँ पर एम का यूज किया जाएगा, इधर इज का यूज किया जाएगा। टेलिंग आपका बिल्कुल ठीक है, देखो सेम है। मी आपका ऑब्जेक्ट सेम है, उसके बाद एट नाइट आ गया, उसके बाद दिस डेज आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो टेंस है वो पास्ट से फ्यूचर की ओर को जाता है और कंटिन्यू काम करता है। और यहाँ पर कोई भी डेफिनिट या इनडेफिनिट टाइम नहीं दिया गया होता है, जैसे ऊपर एक्सप्लेन किया गया है। क्लियर है? अब यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा कॉन्टिन्यूअस में रेफर किए जाते हैं। जैसे कि while, still, at this moment, present, presently, now, still। ओके, तो देखो हमने यहाँ पर ये जान लिया कि यहाँ जो है जितने भी वर्ड्स हैं ना वो सारे प्रेजेंट को रेफर करते हैं। जैसे while, still, at this moment, present या presently या now। तो यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे वर्ड्स, ऑल द वर्ड्स आर यूज्ड फॉर रेफर फॉर किसको? प्रेजेंट को रेफर करते हैं। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं प्रेजेंट को रेफर करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। ओके, क्लियर? आई होप यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं।
इट मीन्स ये हुआ कि सारे वर्ड्स, ऑल द वर्ड्स आर यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस में यूज किए जाते हैं, यानी कि दिस का यूज प्रेजेंट में, व्हाइल का यूज प्रेजेंट में, स्टिल का यूज प्रेजेंट में, प्रेजेंट और प्रेजेंट और प्रेजेंटली, नाउ, इन सभी का यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में किया जाता है। नेक्स्ट आपके लिए नॉट एक और है, नॉट का यूज, नॉट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव टेंस, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि नॉट एक एडवर्ब है और इसका यूज नेगेटिव को रेफर करने के लिए किया जाता है और इसका यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में ही होता है। तो आप याद रखेंगे कि नॉट इज यूज्ड इन द नेगेटिव टेंस में, नेगेटिव टेंस को रेफर करता है यानी कि नो के लिए। और हमने यहाँ पर ये सीख लिया कि जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है या असर्टिव होता है या इंपेरेटिव होता है, ठीक है, वो सब नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों होते हैं, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला नॉट ध्यान देंगे, सम वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, the verbs are used in present indefinite, present indefinite. Such verbs are called stative verbs, stative verbs. Such verbs are called stative verbs, not progressive. So मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर ही जान लिया कि देखो कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं किया जाता है, या द वर्ब्स आर यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, और वे वर्ब जो हैं वो सारी वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज की जाती हैं। ऐसी वर्ब्स को कहा जाता है स्टेटिव वर्ब्स बोला जाता है, ना कि प्रोग्रेसिव। यानी कि ऐसी वर्ब्स होती हैं जो हमेशा स्टेटिव को, एक स्टेट की अवस्था को, एक रुकी हुई स्टेज को रेफर करती है, ना कि प्रोग्रेस को रेफर करती हैं। आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप एक बार प्लीज़ इसका रिवीजन कर लीजिएगा। इसका जो रह गया है, कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, जैसे कि एरर्स पर कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो कल दूंगा उसमें आ जाएगा। स्टेटिव वर्ब्स कौन सी हैं, प्रोग्रेसिव वर्ब्स कौन सी हैं, स्टेटिव वर्ब्स का यूज़ कहाँ पर होता है, प्रोग्रेसिव यूज़ का यूज़ कहाँ पर होता है। इसका एक रूल मैंने जो आपको दे दिया है, ये वाला रूल आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो रूल है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, बात याद रखेंगे। और इसके साथ साथ आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो आपकी इसकी डेफिनेशन है कि चलता है, ठीक है, उसको रूल्स को आप याद रखेंगे। एरर्स से मैं अगली वीडियो में, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, आप इसे प्लीज़ एक बार रिवाइज कर लीजिए। कम टू द टॉपिक, देखिएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक वो टेंस होता है जिसकी डेफिनेशन हम सीखेंगे, रूल्स हम सीखेंगे और एरर्स के बारे में हम जानेंगे। ध्यान देंगे, देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक ऐसा टेंस होता है जिसके अंदर एक्शन रनिंग होता है, चलता हुआ होता है, पास्ट से लेकर के फ्यूचर की ओर को, इन प्रेजेंट वर्तमान काल में, यानी प्रेजेंट में, या ये बोले कि इज द स्पीकिंग टाइम। जैसे कि एट द स्पीकिंग टाइम, यानी कि बोलते समय वक्त है कि यह स्पीकर की डिसलाइक्स, या फिर स्पीकर उस काम को पसंद नहीं करता है। जैसे कि
शी इज़ प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी खेल रही है, शी इज़ प्लेइंग हॉकी। तो मुझे तो पसंद नहीं है ना कि वो हॉकी को खेले। ठीक है, तो यानी कि ये टेंस किस में बना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना। दूसरी बात ये है कि इस टेंस में एट द स्पीकिंग टाइम मैं बोल रहा हूँ कि वो हॉकी खेल रही है, हॉकी, शी इज़ प्लेइंग हॉकी, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को रेफर करता है। यू आर स्टडिंग देयर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को रेफर करता है। आई एम राइटिंग, ठीक है, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को रेफर करता है। तो ये तीनों सेंटेंस जितने भी हैं ये सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को रेफर करते हैं। ये बात आपने अच्छे से समझ ली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बिगिनर हैं तो ये बात याद रखो कि इज आर एम का यूज़ हमने बेसिक क्लासेस में सीख लिया है कि हमेशा प्रेजेंट को रेफर करते हैं और इनको टू बी के नाम से जाना जाता है, और इनको टू बी के नाम से जाना जाता है। इट इज़ राइट। पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड, द पीरियड ऑफ टाइम आर नॉट गिवन। अब दूसरी बात ये है कि इन टेंसेस में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम का या पीरियड ऑफ टाइम का यूज़ नहीं किया जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक नॉर्मल सा रूल है जो आपको याद होना चाहिए। अभी तक अगर याद नहीं हुआ है तो आप इसे प्लीज़ यहीं पर याद कर लीजिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाएगा। ये बात क्लियर समझ में आ गई। सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, आपके माइंड में चल रहा होगा। सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है। अब ये इज आर एम टू बी का हिस्सा है, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स आ गया। यहाँ पे देखो माई ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर आ गया। इज आर एम टू बी को टेलिंग मी ए स्टोरी एट नाइट दिस डे, तो दिस जो रेफर करता है वो एक तरह से प्रेजेंट को डेज, एट नाइट रात की बात है, तो नाइट से पहले प्रीपोजिशन एट आ गया। यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आ गए, जैसे कि मैं पहली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मी यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टेलिंग यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। माई सिस्टर्स के साथ आर आएगा, माई ग्रैंड मदर के साथ इज आएगा, आई के साथ एम आएगा। तो क्लियर बात यहाँ पर होगी कि एम का यूज आई के साथ, आर का यूज प्लूरल के साथ और इज का यूज सिंगुलर के साथ। क्लियर, बाकी सारा सेम है। while still at this moment, present, presently, now, ये वो वर्ड्स, ठीक, वो वर्ब्स हैं, ये एडवर्ब्स हैं, सॉरी, जो हमेशा प्लेस को, टाइम को रेफर करती हैं, समय को रेफर करती हैं, और इनका यूज हमेशा कॉन्टिन्यूअस में किया जाता है। किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। नॉट इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस, नॉट का यूज हमेशा नेगेटिव में किया जाता है। सम वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं किया जाता है। द वर्ब्स आर यूज्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इन वर्ब्स का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया जाता है, और इन वर्ब्स को स्टेटिव वर्ब्स कहा जाता है, ना कि प्रोग्रेसिव वर्ब्स कहा जाता है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर आपने एक बार देख लिया है तो आप इसे प्लीज़ सेकेंड टाइम देखें। सेकेंड टाइम डेफिनेटली आई होप बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और अगर क्लियर हो गई हैं और नहीं हुए तो दोबारा देख लो। क्लियर हो गई है तो आपका बेस अच्छा हो जाएगा। आई होप मेरी वोकेबलरी की क्लास आ रही है, आप उन्हें डेली इसे ज्वाइन करो, वोकेब को डेली देखिएगा, ठीक है। 10 वर्ड्स की जो वीडियो आ रही हैं उनके आप डेली देखिएगा। और मिलता हूँ आपसे इसी तरह की मैं अगली वीडियो में। आप कमेंट में ज़रूर अपना कमेंट दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू जारी रखें, ठीक है। मिलता हूं मैं आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा।